एक सोने का जैसा रहा हो। स्वर्णिम का मतलब होता है सोने का जैसा भारत। प्रारंभिक काल में भारत का इतिहास। भारत का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। भारत प्रारंभिक काल में विश्व गुरु कहलाता था। विश्व गुरु कहलाता था और साथ ही साथ भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। इन दोनों कारणों से भारत का जो अतीत है, इतिहास है, बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है, गौरवशाली रहा है। संपूर्ण भारत में पहले क्या था कि मान्यता थी कि भारत सभी को एक परिवार के रूप में मानता था। भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में देखती है, एक परिवार के रूप में मानती है। इसलिए एक कहावत है, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम इसका अर्थ होता है कि भारत प्राचीन काल से लेकर आज तक संपूर्ण विश्व में जितनी मनुष्य जाति है, संपूर्ण मनुष्य जाति को एक परिवार का हिस्सा मानता है। इसका मतलब होता है संपूर्ण विश्व एक परिवार है। संपूर्ण विश्व एक परिवार है। और साथ ही साथ भारत ये भी कामना करता है, दूसरा सूत्र है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसका अर्थ होता है कि सभी सुखी रहें और सभी निरोगी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। भारतीय संस्कृति मानती है कि सभी सुखी रहें और सभी निरोगी रहें। यही हमारा क्या है, एक आदर्श है। यही हमारा एक आदर्श है। तो भारतीय इतिहास के बारे में बताया गया है कि भाई उत्खनन और ये जो पुरातात्विक अवशेष है, पुरातत्व विभाग है जो भारतीय इतिहास की जानकारी जुटाता है, उसने उत्खनन, खुदाई व पुरातात्विक अवशेष इनके आधार पर भारतीय जो संस्कृति है एक विश्वव्यापी संस्कृति रही है। विश्वव्यापी संस्कृति रही है। भारतीय संस्कृति एक विश्वव्यापी संस्कृति रही है, यानी विश्व में फैली हुई संस्कृति रही है। तो पहले क्या था, समुद्र के पार जितने भी देश थे, समुद्र पार का मतलब होता है भारतीय सीमाओं से दूर। जो देश है, भारत की जो सीमाएं जहां तक लगती हैं, भारत की सीमाओं से बाहर
भारतीय सीमाओं से बाहर के जितने भी देश हैं उन सभी देशों को भारतीय जो सीमाएं हैं तीन ओर से समुद्र से घिरी हुई है, समुद्र से घिरी हुई है। एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। यानी ये सभी देश भारत के पड़ोसी देश है, यानी कि भारतीय सीमाओं से इन देशों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं। तो भारत की जितनी भी सीमाओं से बाहर, भारतीय सीमाओं से बाहर के देश थे समुद्र के पार, जिन देशों में जाने के लिए समुद्र को पार करना पड़े, ऐसे देश, उन देशों को उस समय द्वीपांतर कहा जाता था। भारतीय जो सीमाओं, समुद्र पार जो भी देश थे सीमाओं से, उन सभी देशों को द्वीपांतर कहा जाता था और उन देशों तक पहुंचने के लिए शक्तिशाली जलयानों का प्रयोग होता था। शक्तिशाली जलयानों का प्रयोग होता था। समुद्र पार के जितने भी देश थे भारतीय सीमाओं से जुड़े हुए, उनको द्वीपांतर कहा जाता था और उन द्वीपांतर देशों तक पहुंचने के लिए शक्तिशाली जलयानों का प्रयोग किया जाता था। जैसे भारतीय जो सीमाओं से कौन कौन से देश जुड़े हुए थे, जैसे बताया गया है बर्मा देश, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बर्नियो, फिलीपींस, आदि। ये सभी देश थे जो भारतीय सीमाओं से जुड़े हुए थे। इनको पहले द्वीपांतर कहा जाता था। इन देशों तक पहुंचने के लिए शक्तिशाली जलयानों का प्रयोग होता था। अब बात आती है सिंधु नदी। सिंधु नदी में क्या था, 6000 वर्ष पहले, 6000 वर्ष पहले, आज के समय में सिंधु नदी और 6000 वर्ष पहले भी सिंधु नदी। तो 6000 वर्ष पहले ये जो सिंधु नदी थी, इस नदी के अंदर जलयानों को चलाया जाता है। जलयान चलते थे और आज भी जलयान चल रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि प्राचीन समय में भारत में काफी समय पहले, लगभग 6000 वर्ष पहले भी भारत में जलयान चलते थे। और इसके अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं सिंधु नदी घाटी से, सिंधु नदी से। और भारतीय लोग ये जलमार्ग व थलमार्ग दोनों मार्गों से विदेशों तक पहुंचते थे।
विदेशों तक जाते थे। विदेशों में जाने के बाद वहां पर विदेशों में ये भारतीय लोग भारतीय धर्म व संस्कृति का, भारतीय धर्म व संस्कृति दोनों, भारतीय धर्म व संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। प्रचार प्रसार किया। अब सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण महाभारत काल, इन सभी कालों को यानी कि सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण महाभारत कालीन सभ्यता, ये सभी काल भारत का स्वर्णिम काल रहे हैं। भारत का स्वर्णिम काल रहा है। बताया गया है सिंधु सरस्वती सभ्यता, वैदिक सभ्यता, रामायण महाभारत कालीन सभ्यता, ये सभी काल रहे हैं, भारत का एक स्वर्णिम काल रहे हैं। इसी के साथ साथ भारत के 4 वेद, भारत के 4 वेद, 4 वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, और अथर्ववेद और सामवेद। ये भारतीय 4 वेद हैं। इन चारों वेदों को विश्व का ज्ञानकोश कहा जाता है। भारत के 4 वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ये सभी वेद भारत को विश्व का ज्ञान कोश कहा जाता है। इन 4 वेदों को, 4 वेदों को भारत के, ये भारतीय जो संस्कृति की देन है, भारतीय जो संस्कृति की देन है, ये 4 वेद, इनको विश्व का ज्ञान कोश का, विश्व में ज्ञान है। और जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता को भारतीय स्थापत्य की दृष्टि से, स्थापत्य की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोच्च मानी गई है। सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोच्च माना गया है। ठीक है दोस्तों, और आगे बात कर रहे हैं रामायण और महाभारत।
ये रामायण और महाभारत ये एक भारतीय ग्रंथ है। रामायण व महाभारत एक भारतीय ग्रंथ है जिन्हें आदर्श व नीति ग्रंथों के रूप में रामायण महाभारत को मान्यता प्राप्त है, प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। उसके बाद आती है बात उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में भारत के अंदर जितने भी साम्राज्य थे वो जनपदों के अस्तित्व में आए। उत्तर वैदिक काल में भारत में जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। इस समय उत्तर वैदिक काल में भारत के अंदर उत्तर प्रदेश व पश्चिमी बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में उत्तर वैदिक काल में लोहे का व्यापक रूप से उपयोग होने लगा। लोहे का व्यापक रूप से उपयोग होने लगा। जिससे क्या हुआ, जब लोहे का व्यापक रूप से उपयोग होने लगा तो लोहा तकनीकी लोगों के जीवन में परिवर्तन ला दी। जब लोगों के जीवन में लोहे का उपयोग होने लगा तो एक लोहे की तकनीकी आ गई, लोहे तकनीकी। इस लोहा तकनीकी ने लोगों के जीवन में परिवर्तन ला दिया। लोगों के जीवन में परिवर्तन ला दिया। लोग लोहे की ओर लोहा तकनीकी की ओर बहुत ज्यादा आकर्षित हो गए। जब उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में जब लोहा तकनीकी व्यापक क्षेत्र में आई तो लोहा तकनीकी से लोगों का जीवन में बड़े स्तर पर बड़े पैमाने पर परिवर्तन ला दिया और लोग लोहा तकनीकी की ओर आकर्षित होने लगे। जिससे इस लोहा तकनीकी ने लोगों के जो भौतिक जीवन था, इस भौतिक जीवन में परिवर्तन ला दिया। लोग स्थायी जीवन यापन करने लगे। जब लोग स्थायी जीवन यापन करने लगे तो कृषि भी करने लगे, उद्योग भी अपनाने लगे, व्यापार भी करने लगे, वाणिज्य, इन सभी क्षेत्रों में लोग अपना अपना काम करने लगे। धीरे धीरे ये छोटे छोटे मिलकर के जनपदों का विस्तार रूप ले लिया और बाद में धीरे धीरे ये जनपद मिलकर के महाजनपदों के रूप में बन गए। महाजनपदों का रूप ले लिया। और छठी शताब्दी में उत्तर
उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्ण तरीके से अभाव था। 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत में सार्वभौम सत्ता का पूर्ण रूप से अभाव था। पूर्ण अभाव था। और संपूर्ण भारत अलग अलग स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। और ये सभी राज्य अपेक्षाकृत उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा ज्यादा सुदृढ़ थे, मजबूत थे और विस्तृत थे, लंबे फैले हुए थे। अब है बात महाजनपद काल। ये 600 से लेकर के 325 ईसा पूर्व महाजनपद काल, 600 से लेकर के 325 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व ईस्वी, दोस्तों ईस्वी हमेशा आगे चलती है, ईसा पूर्व हमेशा पीछे चलता है। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले का काल। तो महाजनपद